हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ निखिल सर। और हम कर रहे थे आपकी कलाम की जो 33 यूनिट एप्लीकेशन के जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा आपका, माइनर टेस्ट 10। और ये माइनर टेस्ट 10 कब होगा दोस्त, इस संडे को ये आपका टेस्ट होने वाला है। यानी कि कल आपका ये टेस्ट होगा, आज शनिवार हो चुका है, कल आपका ये टेस्ट होने वाला है। इसके जो माइनर टेस्ट 10 के सिलेबस की बात करें दोस्तों, और इसका सिलेबस है, इस सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से कर रहे थे, यानी एनालिसिस यानी आपका विश्लेषण कर रहे थे हम। और ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे, हम एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। और मैंने जब भी बताया था, जब भी हम कोई टॉपिक शुरुआत करते हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हमें सिलेबस का पता होना चाहिए। तो मैंने टेस्ट 10 का सिलेबस हम एक बार फिर से बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इतनी क्लासेस करवा चुका हूँ, मैं बार बार आपको सिलेबस बता रहा हूँ। देखो, सिलेबस आपको याद ही होना चाहिए। एक तरह से आप जिस प्रकार से कोई बुक या कोई टॉपिक याद करते हो, उसी प्रकार से आपको सिलेबस याद होना चाहिए। क्योंकि मेन एग्जाम के अंदर दो या कभी कभी दो क्वेश्चन, कभी कभी तीन क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो तीन ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस के दिए होते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा होता है जो आपके सिलेबस के अंदर से दिया होता है। तो वो क्वेश्चन आपके समझ आधारित क्वेश्चन बोले जाते हैं उनको। और हर एग्जाम में आपकी समझ आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, और वो आपकी बोनस पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में एक कदम आगे ले जाने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्त। यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर निकाले तो आपको पता चला होगा कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो हमें आगे एक कदम आगे ले जाने वाले होते हैं। हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको पकड़ना होगा, इन चीज़ों को आपको समझना होगा, तभी आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपके स्थान पक्का कर पाओगे। देखो, सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं दोस्त। तो माइनर टेस्ट 10 के सिलेबस की बात करें तो इसमें एक तो आपको सितंबर माह का करंट अफेयर्स आएगा। सितंबर का क्या आएगा आपका, करंट अफेयर्स। तो इसके सितंबर माह के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं 4 वीडियो के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखो, दूसरा इसके अंदर माइनर टेस्ट 10 के अंदर आपको देखने को मिलेगा आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक आपका। और मैंने बताया था कि आधुनिक इतिहास की जो बुकलेट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जो 7 से 8 टॉपिक दे रखे हैं उसमें से आपको आराम से 6 या 7 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राचीन इतिहास से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आधुनिक इतिहास। इस बुकलेट को 2 से 3 बार पढ़ना है आपको, ठीक है। और इसमें से व्यक्ति जो टॉपिक था आपका, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, प्रमुख व्यक्तित्व है। और इस टॉपिक के एमसीक्यू हम कर चुके हैं, आपको एमसीक्यू करवा दिए सारी की सारी। इसके अलावा देखो, एक कला संस्कृति से है, यानी कला संस्कृति आपकी स्टार्ट हो चुकी है इसी टेस्ट से। और 3 टेस्टों में कला संस्कृति आपकी पूरी हो जाएगी, माइनर टेस्ट 10, माइनर टेस्ट 11 और माइनर टेस्ट 12 के अंदर। तो इसके अंदर देखो, आपको दिया हुआ टॉपिक आपका, ये तो दुर्ग वगैरह, ये दुर्ग की क्लास अपनी हो चुकी है। महल और बावड़ियों क्लास आज आपकी हो जाएगी 5 बजे, ऑडियो क्लास आज हो जाएगी आपकी, ठीक है। और इसके बाद जो ऐतिहासिक स्थल का जो टॉपिक दे रखा है वो इन्हीं से संबंधित है। ऐतिहासिक स्थल वो होता है जहाँ पर कोई विशेष घटना घटित हुई हो या किसी वस्तु के कारण वो प्रसिद्ध है, तो वो कैसा स्थल होता है आपका, एक ऐतिहासिक स्थल होता है जो इन्हीं दुर्ग महल बावड़ियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी क्लास बात करें, इसकी क्लास आपकी एक्सेस है जो आज हो जाएगी आपकी। इसके अलावा देखो, इसके अंदर आपको पूछा जाएगा आपका भाषा साहित्य का टॉपिक। और मैंने क्या बताया था, आधुनिक इतिहास के अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये थर्ड ग्रेड की यदि तैयारी कर रहे हो तो भाषा साहित्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। और मात्र 40 पेज की बुकलेट है, 40 पेज में से आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें से कम आपकी 4 सही होने चाहिए। हो सकता है कोई पुस्तक याद नहीं हो, क्योंकि पुस्तकों के अंदर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते हैं, लेकिन 4 या 5 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो इसके अंदर, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो इस बुकलेट को आपको बार बार पढ़नी है। और कलाम ने शुरू से लेकर, यानी माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 12 तक इस भाषा साहित्य के टॉपिक को बार बार रिविजन करवाया है, बहुत बार रिविजन करवाया। यदि आप कलाम को फॉलो कर रहे हो, टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि पहले टेस्ट के अंदर, माइनर टेस्ट 1 के अंदर भी भाषा साहित्य थी, और माइनर टेस्ट 12 के अंदर भी भाषा साहित्य है। यानी कि आपकी 3 से 4 बार रिविजन करवा चुका है, और 5-6 बार तो कलाम टेस्टों के माध्यम से रिविजन करवा चुका हूँ, ठीक है। तो 6 क्लासें हैं, 6 क्लासें देख लेना प्ले लिस्ट के अंदर, वहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये अपनी हो चुकी है क्लास। इसके अलावा देखो, यहाँ पर इनके अलावा ये टॉपिक थे आपके। इसके अलावा एक आपकी बुक और है जो माइनर टेस्ट 10 में देखने को मिलेंगी, आईसीटी, जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। यहाँ से आपके पेज नंबर दे रखे थे कलाम ने, 1 से लेकर 21 तक के जो पेज है, यहाँ तक के एमसीक्यू पूछे जाएंगे कौन से टेस्ट के अंदर, माइनर टेस्ट 10 के अंदर, जो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ये भी हम कंप्लीट करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। एमसीक्यू के माध्यम से, किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से इस आईसीटी को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने क्लास नहीं देखी तो आईसीटी के नाम से प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ पर आपके 4 वीडियो पड़े हुए हैं, 4 वीडियो को आप देख लीजिए। वहाँ से आपको कल आज देखोगे तो कल आपके टेस्ट में पता चलेगा कि जो 25 क्वेश्चन आएंगे उनमें से कितने सही हो रहे, और जो हमने एनालिसिस करवाया आपको एमसीक्यू के माध्यम से उसका कितना बेनिफिट आपको मिला, वो आप कमेंट के अंदर जरूर बताना दोस्तों, ठीक है।
और इन सब के अलावा आपके टॉपिक बचते हैं आपके माइनर टेस्ट 10 के। एक तो ये आपकी स्क्रीन पर जो बुकलेट दिख रही है, इसमें आपके है विद्यालय प्रबंधन एवं प्रबंधन समितियाँ। इसकी क्लास आज हम अब करने वाले हैं। आज अपनी क्लास किसकी करने वाले हैं हम? विद्यालय प्रबंधन एवं प्रबंधन समितियों क्या करने वाले हैं हम? एमसीक्यू करने वाले हैं। और एमसीक्यू कैसे करेंगे? प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ, प्रत्येक ऑप्शन व्याख्या के साथ करेंगे और आराम से समझेंगे, समझने वाले टॉपिक है, ठीक है। जहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है वो चीज़ें, जो सिद्धांत है वो कार्य वगैरह है एसएमसी के या एसएमडीसी के जितने भी कार्य वगैरह है वो सारे आराम से समझेंगे, समझ के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं। और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए आज की क्लास में वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी आपकी विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन। कौन सी परीक्षा में? विगत, यानी कि जो आपकी पहले परीक्षा हो चुकी, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे आपकी लास्ट 2022 से रेट की हो। इसके अलावा अन्य जो परीक्षा है जहाँ पर आपके विद्यालय प्रबंधन समिति से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे आरएस के अंदर आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिए है दोस्तों। इसके अलावा देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसकी क्लास ये तो आज हो जाएगी शाम को 9 बजे या कल सुबह हो जाएगी इसकी क्लास। दो टॉपिक ऐसे हैं जो या तो आज कल शाम को हो जाएगी या कल सुबह। एक टॉपिक आपका मूल्यांकन विधियों से अपना शेष बचा हुआ आपका। देखो मैंने मूल्यांकन विधियाँ आपकी कंप्लीट करवा दी थी मैंने टेस्ट 9 तक, ठीक है। और मूल्यांकन विधियों का एक टॉपिक आपका कौन सा? निदानात्मक मापन, निदानात्मक मापन व उपचारात्मक मापन। यहाँ से क्वेश्चन कौन से टेस्ट में देखने को मिलेंगे? यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके माइनर टेस्ट 10 के अंदर। तो ये तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस था जो आपके माइनर टेस्ट 10 तक। किसका सिलेबस था? आपका माइनर टेस्ट 10 का सिलेबस था। आज देखो हम कितना चीज़ पढ़ चुके, हम ये सारी हम पढ़ चुके। इसमें से केवल एक आपकी महल और बावड़िया शेष बची है। आज हम करने वाले आपकी विद्यालय प्रबंधन समितियां। दोपहर के अंदर 5 बजे आपको क्लास मिलेगी एमसीक्यू की महल व बावड़िया, जैसे रोज मिलती है उसी हिसाब से। और शाम को या तो इस टॉपिक की मिलेगी या इस टॉपिक की मिलेगी, या इनमें से एक टॉपिक कल सुबह मिल जाएगी। और शाम को, कल संडे को शाम को 2 बजे से होगा या 3 बजे से आपका टेस्ट होगा, जो आपको टेलीग्राम पर उसकी न्यूज़ मिल जाएगी। कलाम के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर टेस्ट की न्यूज़ मिल जाएगी कि इस बजे इतने बजे आपका टेस्ट होने वाला है। तो आप सुबह इसकी क्लास देख लेना, ठीक है। बाकी आपका इतना सिलेबस, ये पूरा का पूरा सिलेबस कितने क्वेश्चनों का था? आपका 90 क्वेश्चन का सिलेबस था, जो आपका कल आपको कंप्लीट मिल जाएगा। जो हम सोमवार से लेकर, यानी एक दिन लेट स्टार्ट किया था, इसलिए संडे को क्लास होने वाली है, क्योंकि टेस्ट आपका वीडियो की एग्जाम के कारण सोमवार को टेस्ट हुआ था और मंगलवार से हमने अपना अगले टेस्ट यानी माइनर टेस्ट 10 की शुरुआत की थी। इसकी वजह से अपना एक क्लास संडे को जाएगी इस बार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। ये चीज़ें हम समझ चुके हैं, आपकी ये चीज़ें अब तक हमने कंप्लीट की है। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों को, जिस दोस्त ने शेयर नहीं किया तो अपने शेयर कीजिए। कभी कभी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। और इसके साथ साथ आपको साथ साथ आंसर देना है, क्योंकि आज शनिवार है, तो आज तक आपने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे एक बार। और मैंने इसकी जो ये बुकलेट है आपकी स्क्रीन पर जो दिख रही है, काफ़ी दोस्त बोलते हैं इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ मैंने सोमवार को जिस दिन मिली थी, यानी उसी दिन आपकी पीडीएफ मैंने पूरा टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट, ये क्या अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्त। और उसी दिन इस थ्योरी की बुकलेट की पीडीएफ आपको बिल्कुल क्लीन, ऐसा नहीं कि बाकी डेली कोई प्रिंट खराब हो, ऐसा नहीं, आप प्रिंट निकलवा सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। इस प्रकार से पीडीएफ मैंने उसके ऊपर डाल दी थी, ठीक है। आराम से डाली हुई है टेलीग्राम के ऊपर, आप जाइए। जिन दोस्तों ने नहीं पढ़ी है तो डाउनलोड कीजिए पीडीएफ, जाइए आप प्रिंटर पर और प्रिंट निकलवाइए और आराम से 2 से 3 बार पढ़िए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ से पढ़ने से बेटर होगा आप पीडीएफ की प्रिंट निकलवाइए और प्रिंट निकलवाने के बाद पढ़िए, ठीक है दोस्तों। यह सारी की सारी पीडीएफ और एमसीक्यू की जितनी पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर डाली जाती है। जो दोस्त नहीं जुड़ा हुआ है वो जुड़ सकता है। बाकी देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? पहला क्वेश्चन आपका, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति इनमें से किस भाषा के शब्दों से मानी जाती है? भाई एजुकेशन आपका शब्द है, इसकी उत्पत्ति इनमें से किस भाषा के शब्दों से मानी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, संस्कृत भाषा से या फ्रेंच भाषा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश का शब्द आपका एजुकेशन, तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है आपकी ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? या लैटिन भाषा से? तो लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? 4 शब्दों से। और बार बार उनका अर्थ पूछा जाता है कि शाब्दिक अर्थ उन शब्दों का क्या है। तो लैटिन भाषा के शब्द की बात करें तो एजुकेशन जो शब्द बना है लैटिन भाषा के कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है? जैसे आता है आपका एडुकेयर, पहला शब्द कौन सा आता है आपका? एडुकेयर। और इसका मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग अप। इसका अर्थ क्या होता है आपका? टू ब्रिंग अप, यानी कि आपकी देखभाल या विकसित करना।
देखभाल या विकसित करना। विकसित करना पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा शब्द कौन सा आपका, दूसरा शब्द आपका एडुकेयर। इसका अर्थ क्या होता है आपका, टू लीड आउट। टू लीड आउट यानी कि बात करें आपकी शुरुआत करना व आगे बढ़ना। शुरुआत करना व आगे बढ़ना। तो एडुकेशन शब्द लैटिन भाषा के 4 शब्दों से मिला हुआ है, एडुकेयर, एडुसेयर और एडुको। तीसरा शब्द कौन सा आपका, एडुको। और एडु का क्या अर्थ है आपका, ई का मतलब होता है अंदर और डू का मतलब होता है आगे बढ़ना। यहाँ पर देखो, ई का मतलब क्या होता है आपका अंदर और डू को का मतलब क्या होता है आपका आगे बढ़ना। चारों शब्द पूछे जाते हैं। और चौथा शब्द कौन सा है आपका, एडुकेटम। एडुकेटम और एडुकेटम शब्द का अर्थ है एक्ट ऑफ टीचिंग। एक्ट ऑफ टीचिंग। इसका मतलब क्या हो गया आपका, पढ़ाने या प्रशिक्षित करने की क्रिया। प्रशिक्षित करने की क्रिया। ठीक है दोस्त। देखिए हमारे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि एडुकेशन शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा के शब्दों से बनी हुई है। तो लैटिन भाषा के शब्दों से बनी हुई है। और लैटिन भाषा कितने शब्दों से मिली हुई है कि 4 शब्दों से मिलकर बनी हुई है, एडुकेयर, एडुसेयर, एडुको, एडुकेटम। ठीक है। और इनका अर्थ क्या हो गया, इधर मैंने अर्थ लिखा हुआ है। एडुकेयर का मतलब क्या हो गया आपका, टू ब्रिंग अप यानी देखभाल या विकसित करना। और एडुसेयर का मतलब क्या हो गया आपका, टू लीड आउट यानी शुरुआत करना वो आगे बढ़ना। एडु का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब अंदर और डू का मतलब आगे बढ़ना। एडुकेटम का मतलब क्या हो गया आपका, एक्ट ऑफ टीचिंग यानी पढ़ाने या प्रशिक्षण करने की क्रिया। तो ये लैटिन भाषा के शब्द है। इन चारों शब्दों से मिलकर कौन सा शब्द बना आपका, एडुकेशन शब्द बना है। कौन सा शब्द, अंग्रेजी भाषा का एडुकेशन शब्द बना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर नोट लगा के याद करो दोस्तों, ये तो आपको याद हो गया। देखो शिक्षा शब्द पूछे आपको हिंदी का, शिक्षा शब्द कौन सा शब्द आपको, शिक्षा शब्द। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई आपकी, इसकी उत्पत्ति हुई आपकी संस्कृत के शिक्ष धातु से। इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई आपकी, संस्कृत के शिक्ष धातु से। कौन से धातु से, शिक्ष धातु से। और इसका अर्थ क्या आपका भाई, इसका अर्थ क्या आपका, इसका अर्थ पूछे आपको तो होता है आपका प्रकाशित करना। इसका अर्थ क्या होता है आपका, प्रकाशित करना। ये क्वेश्चन में आपका बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा याद करना कि भारतीय साहित्य में शिक्षा के लिए विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है। भारतीय साहित्य में शिक्षा शब्द के लिए किसका प्रयोग हुआ भाई, विद्या शब्द। विद्या शब्द हुआ है। और विद्या शब्द का अर्थ क्या होता है आपका, यानी विद्य धातु से बनी है आपकी। कौन सी धातु से, विद्य धातु। और इसका मतलब क्या होता है आपका, जानना या ज्ञान प्राप्त करना। इसका अर्थ होता है आपका जानना। विद धातु का अर्थ क्या हो गया आपका, जानना। अर्थ पूछेदार सीधा। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तीनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश की है दोस्तों। अच्छे से समझ में आया होगा कि एडुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा के शब्द से हुई है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया आपका तो लैटिन भाषा के शब्द से। ये भी पूछ लिया जाता है कि लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है आपका एडुकेशन शब्द। तो एडुकेयर, एडुसेयर और एडुको, एडुकेटम। ठीक है। और ये पूछे कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से हुई है, शिक्षा धातु से। इसका अर्थ होता है आपका प्रकाशित करना। और भारतीय साहित्य में जो शिक्षा के लिए किसका, कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है आपके, विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। और वो जो वित्त धातु से बना और जिसका अर्थ होता है आपका जानना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, प्रबंधन शब्द का हिंदी रूपांतरण निम्न में से किस अंग्रेजी शब्द से हुआ है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है और बार बार सीधा पूछ लिया जाता है आपका। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सुपरविजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई, प्रबंधन का मतलब हो गया मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेजी का एक शब्द है, अंग्रेजी का एक शब्द है आपका जिसको प्रबंधन बोला जाता है। भाई अंग्रेजी का एक शब्द है, मैनेज मेन टेकफुली। मैनेज मेन टेक्टफुली,
टैक्टफुली, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है आपका, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन है। इसको क्या कहते हैं आपके, प्रबंधन कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। और यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, एक परिभाषा बार बार पूछी जाती है आपकी कि संगठन में व्यक्तियों को कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है। संगठन में व्यक्तियों को कार्य कराने की कला ही क्या है दोस्त, प्रबंधन है यानी मैनेजमेंट है। यह क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्रबंधन शब्द हिंदी रूपांतरण निम्न में से किस अंग्रेजी शब्द से हुआ है, तो मैनेजमेंट से हुआ है। अंग्रेजी का एक शब्द है मैनेज, मेन, टेकफुली को ही मैनेजमेंट कहते हैं। और नोट हमें लिखाया गया कि फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि संगठन में व्यक्तियों को कार्य करने की कला को क्या कहते हैं, तो प्रबंधन कहते हैं यानी मैनेजमेंट कहते हैं। किसको, संगठन में व्यक्तियों को कार्य कराने की कला ही मैनेजमेंट कहलाती है या प्रबंधन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रबंधन की। निम्न में से कौन सी प्रबंधन की विशेषताएं हैं, निम्न में से कौन सी प्रबंधन की विशेषताएं हैं, आपको राइट आंसर कमेंट के अंदर बताना है क्योंकि आप पढ़ चुके हो। देखो प्रबंधन एक कला एवं विज्ञान दोनों है, प्रबंधन एक कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है, बिल्कुल राइट। ये विशेषता है आपकी प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की विशेषता है। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है आपके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट। प्रबंधन एक परिणाम उन्मुख प्रक्रिया है, कैसी है, परिणाम उन्मुख प्रक्रिया है, तो बिल्कुल राइट है, ये भी बिल्कुल सत्य है। प्रबंधन एक व्यक्तिगत कार्य है, सामूहिक नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रबंधन क्या है आपका, देखो यहाँ पर याद कर लेना, प्रबंधन एक सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सार्वकालिक, प्रबंधन एक सर्वव्यापी, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक एवं सामूहिक प्रक्रिया, एवं सामूहिक प्रक्रिया, प्रक्रिया है दोस्त। तो ये गलत हो जाएगी, ये आपकी विशेषता है प्रबंधन की। प्रबंधन क्या है, सर्वव्यापी है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है एवं सामूहिक प्रक्रिया है। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि तो सामूहिक प्रक्रिया नहीं है, नहीं कैसे नहीं है भाई, सामूहिक प्रक्रिया, प्रबंधन ये क्या है, सामूहिक प्रक्रिया है, तो ये गलत हो जाएगी। तो निम्न में से कौन सी विशेषता है प्रबंधन की विशेषता है, तो केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक दो तीन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बार बार पूछी जाती है दोस्तों, याद करना, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्रबंधन एक कला एवं विज्ञान दोनों है, प्रबंधन का एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, प्रबंधन एक परिणाम उन्मुख प्रक्रिया है, प्रबंधन सर्वव्यापी प्रक्रिया है, सार्वकालिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सामूहिक प्रक्रिया है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लो, परीक्षा बार बार आ जाता है आपका विशेषताओं के बारे में। तो प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यह भी किसकी विशेषता है, आपकी प्रबंधन की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रबंधन किसी भी संस्थान या संगठन का जीवन रक्त यानी लाइफ ब्लड होता है, ये कथन किसका है, पीटर ड्रकर का है, जोसेफ ए शुपिटर का है, जेडी मुने का है या जेबी सीएस का है। तो चारों की परिभाषा बार बार पूछी जा चुकी है। तो सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ हमें, प्रबंधन किसी भी संस्थान या संगठन का जीवन रक्त होता है, ये कथन किसका है आपका, पीटर ड्रकर का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोसेफ ए शुपिटर ने प्रबंधन को वर्दी का इंजन मानते, इन्होंने क्या कहा आपका, प्रबंधन को वर्दी का इंजन कहा है, प्रबंधन को वर्दी का इंजन कहा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रबंधन को वर्दी का इंजन किसने कहा है, तो जोसेफ ए शुपिटर ने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है आपका, याद करना। जेडी मुने ने शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा दी थी, जेडी मुने ने किसकी परिभाषा दी थी, आपकी शैक्षिक
प्रबंधन की, यानी कि इनके अनुसार था कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जेडी मुनि के अनुसार सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही क्या कहा जाता है भाई? शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। ये शैक्षिक प्रबंधन के बारे में किसने कहा था? आपके जेडी मुनि ने कहा था। जेबी शेयर्स के बारे में बात करें, जेबी शेयर्स ने बोला था कि शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें पूर्व निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। यदि पूछा जा चुका है ये कथन किसका है, यानी शैक्षिक प्रबंधन के बारे में ऐसा किसने कहा था, तो यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, साथ साथ याद हो जाएगा आपका। शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें पूर्व निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप में संपन्न हो सके। ये किसने बोला था? आपके जेबी शेयर्स ने बोला था। किसके बारे में? शैक्षिक प्रबंधन के बारे में। यानी कि ये प्रक्रिया बताई थी। ये परिभाषा सारी की सारी आपके एग्जाम में आ चुकी है दोस्तों, आपकी पूछी जा चुकी है विभिन्न एग्जामों के अंदर। यदि आपके पास बुकलेट है, आपकी जो प्रवेश शेयर की बुकलेट है, तो वहाँ पर देखना है क्वेश्चन सारे के सारे आपको मिलेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि प्रबंधन किसी भी संस्थान या संगठन का जीवन रक्त होता है। यह कथन किसका? आपका पीटर ड्रकर का था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप में विभाजित करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है। ये कथन किसका है? देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूथर गुल्ले की ये परिभाषा है, यानी इन्होंने बोला था आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी परिभाषा प्रबंधन को मानवीय आधार प्रदान करती है, तो वो एपले की परिभाषा थी। किसकी परिभाषा? लॉरेंस एपले की परिभाषा। इन्होंने क्या कहा था कि भौतिक साधनों के निर्देश पर यदि ध्यान देने की बजाय उसके प्रयोग पर करने वाले व्यक्तियों को योग्य बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाए तो संगठन के उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा किसने कहा था? आपका एपले ने कहा था। इन्होंने प्रबंधन को, इनकी परिभाषा को प्रबंधन को मानवीय आधार प्रदान करती है, बाकी देखो विलियम शुल्टजे का भी कथन है आपका, एल.एफ. ओरविक का कथन भी है। शुल्टजे के अनुसार तो शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य आवश्यक मानवीय संसाधनों, सामग्री तथा साज सज्जा की अनेक वस्तुओं को क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने से है। विलियम शुल्टजे के कथन शैक्षिक प्रबंधन। एल.एफ. ओरविक ने क्या बोला शैक्षिक प्रबंधन के बारे में? इन्होंने बोला कि शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य किसी भी कार्य अथवा योजना के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना तथा उन्हें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना है। ये किसने बोला था शैक्षिक प्रबंधन के बारे में? एल.एफ. ओरविक ने बोला था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार परिभाषा के, तो याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख तत्वों को सही रूप से दर्शाता है? तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख तत्व कितने होते हैं आपके? तो 4 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके? 4 होते हैं। कौन कौन से आपके?
एक तो होते हैं आपके भौतिक तत्वों का प्रबंधन, दूसरा होता है आपका मानवीय तत्वों का प्रबंधन, तीसरा होता है आपका वित्त प्रबंधन और चौथा होता है आपका सिद्धांतों का प्रबंधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो केवल भौतिक तत्वों और मानवीय तत्वों का नहीं, 4 प्रकार के होते हैं, केवल वित्तीय तत्वों का और सिद्धांतों का प्रबंधन नहीं। तीसरा दे रखा है देखो भौतिक, मानवीय, वित्तीय और सिद्धांत सभी तत्व संबंधी तत्वों का समन्वित प्रबंधन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो मैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख तत्वों को सही रूप से दर्शाता है। तो विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख तत्व कौन से हो गया आपके भौतिक तत्वों का प्रबंधन हो गया, मानवीय तत्वों का प्रबंधन हो गया, वित्तीय का प्रबंधन हो गया यानी वित्त का प्रबंधन हो गया, आपका सिद्धांतों का प्रबंधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि भौतिक तत्वों का प्रबंधन में कौन से आते हैं। देखो भौतिक तत्वों का प्रबंधन की बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है भौतिक तत्वों का प्रबंधन। तो यहाँ पर यह पूछा जाता है कि भौतिक तत्व कौन कौन से विद्यालय में। तो भौतिक तत्व आते हैं आपके जैसे विद्यालय हो गया, विद्यालय भवन हो गया आपका, विद्यालय भवन, फर्नीचर हो गया आपका, फर्नीचर हो गया, पुस्तकालय हो गया, ये किस में आते हैं आपके भौतिक तत्वों के अंदर आते हैं। इसी प्रकार देखो मानवीय तत्वों के अंदर कौन से आते हैं आपके, मानवीय के अंदर आते हैं आपके अध्यापक हो गए, छात्र हो गए, प्रधानाचार्य हो गया, अध्यापक हो गया, छात्र हो गया, ठीक है, प्रधानाचार्य हो गया या प्रबंधन समिति के जो सदस्य हो गए आपके, ठीक है, प्रधानाध्यापक, एसएमसी के सदस्य हो गए आपके, किस में आते हैं आपके मानवीय तत्वों के अंदर आते हैं। इसके अलावा वित्त प्रबंधन, वित्त के अंदर क्या आता है आपके जैसे फीस हो गया आपकी, अनुदान हो गया आपका, फीस हो गई, अनुदान हो गया आपका, ठीक है, विकास कोष आ गया आपका, विद्यालय विकास कोष, जब किस में आता है आपका वित्त के अंदर आता है। ऐसे पूछे जाते हैं शब्द कि कौन सा आपका वित्त कोष के से संबंधित है, कौन सा तत्व आपका वित्त कोष से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था लास्ट टाइम अभी जून 2025 के अंदर। और चौथा आपका सिद्धांतों का, देखो सिद्धांतों का प्रबंधन की बात करें, सिद्धांतों में कौन कौन से जैसे आपके निरीक्षण, संगठन के निर्देश वगैरह सिद्धांत हो गया आपके, जैसे संगठन के निर्देश हो गया आपके, संगठन निर्देश जो एसएमसी जो निर्देश देती है वो हो गया आपके, ठीक है, निरीक्षण हो गया आपका, निरीक्षण हो गया आपके। इसके अलावा देखो आपके नियोजन हो गया, समय सारणी वगैरह, ये सिद्धांत में आते हैं आपके नियोजन, विद्यालय का नियोजन, प्रार्थना कब होगी, हाजिरी कब होगी, समिति का गठन कब होगा, बैठक कब होगी, ये किसमें के अंदर आती है आपके सारे के सारे सिद्धांतों के प्रबंधन के अंदर आती है। तो ये तत्वों के बारे में पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है आपका प्रीवियस ईयर 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा आपका कोर्ट का क्वेश्चन आया था जिसमें चारों सिद्धांत दिए हुए थे। आपके कलाम के जो बुकलेट है उसके लास्ट पेज में देखना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में इन तत्वों का क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, तो आप भी देख सकते हो इन आगे की क्वेश्चन यदि मान लीजिए एग्जामिनर अधीनस्थ बोर्ड आपका एक कदम आगे जाए तो इन तत्वों को याद कर लेना दोस्तों कि मानवीय अध्यापक, छात्र, प्रधानाध्यापक, एसएमसी सदस्य कौन से मान तत्वों के अंदर, विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख तत्वों के कौन से तत्वों के अंदर आते हैं, तो मानवीय तत्वों के अंदर आते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो इन क्वेश्चनों को याद करना, एक कदम आगे चलना है हमें। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर वो क्वेश्चन करेंगे जो आपका किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हर क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाएंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे अदर किसी एग्जाम में यदि पूछा गया है तो आपको कंप्लीट होना चाहिए। यदि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है तो आपकी कभी किसी भी समय आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कौन सी पारी में आ सकता है, किसी भी सब्जेक्ट के वो आ सकता है, चाहे साइंस मैथ के आ जाए, चाहे आपके एसएसटी के आ जाए, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपकी अदर सब्जेक्ट हो, तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ पूछा जा सकता है। तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शैक्षणिक विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य हैं। शैक्षणिक विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और खतन का ही आता है हमेशा, आज तक खतन का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आरएस हो, चाहे आपकी रीट 2022 हो, तो वहाँ पर भी आपका खतन का क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन से शैक्षणिक विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित रूप से संचालित करना, बिल्कुल उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, यह भी आपके शैक्षणिक विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तीसरा दे रखा है संस्थान के संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, बिल्कुल ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य है शैक्षणिक विद्यालय प्रबंधन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य उद्देश्य भी लिख लेते हैं साथ साथ, हो सकता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, आगे वाले उद्देश्य आज पूछ लें, मतलब आपके एग्जाम में आ जाए, तो अन्य उद्देश्य भी आपको याद होनी चाहिए यहीं पर। तो आगे जैसे कर्मचारियों से उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य करवाना, कर्मचारियों से
उनकी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर कार्य करवाना, आधार पर कार्य करवाना, यह भी किसका उद्देश्य है दोस्त? शैक्षिक विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य है। समय पर कार्य संपादित करना, समय पर कार्य संपादित करना, समय पर कार्य संपादित करना, कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना, कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना, वह अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में सुधार करना, वह अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में सुधार करना, सुधार करना। तो ये सारे के सारे उद्देश्य किसके? आपके शैक्षणिक विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य हैं। इसके अलावा देखो संस्थान की सार्वजनिक स्थिति को अच्छा बनाना, सुधार करना एवं उसे बनाए रखना, यह भी किसका उद्देश्य है? आपके शैक्षणिक विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम नीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लेना दोस्तों। फिर से बता देता हूँ, निम्न में से कौन से शैक्षणिक विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य? शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित रूप से संचालित करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, संस्थान के संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो, निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षणिक प्रबंधन के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित नहीं है? आप देखो, शैक्षणिक प्रबंधन के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। टोटल 12 कार्य हैं, आपको याद होना चाहिए। कुल कार्य कितने आपके शैक्षणिक प्रबंधन के? कुल कार्य आपके 12, और 12 का 12 आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बार बार एक को मिस कर देते हैं और 3 दे देते हैं आपको। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षणिक प्रबंधन के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित नहीं है? नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, मूल्यांकन, नीति निर्धारण। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? देखो, नियोजन भी है, प्लानिंग भी है, संगठन भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन भी है, यानी पॉलिसी इवैल्यूएशन नहीं है आपका, तो मूल्यांकन का नीति निर्धारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, प्रबंधन के कार्यों की बात करें, 11 कौन कौन से याद कर लेना दोस्तों। प्रबंधन के कार्य कुल 12 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 12। पहला है आपका, देखो, अभिप्रेरणा यानी 3 तो आपके आगे, आपके 3 तो आगे कौन से? नियोजन, संगठन और अभिप्रेरणा, ठीक है। तो इसके अलावा देखो आपका यहाँ पर ले लेना निर्णय करना, निर्णय लेना भी शैक्षिक प्रबंधन का कार्य है, प्रमुख कार्य। इसके अलावा देखो आपके निर्देशन, निर्देशन। तीसरे की बात करें आपकी, कौन सा जगह पर? नियुक्ति करना, नियुक्ति करना, यह भी आपके शैक्षणिक प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। चौथे की बात करें आपके प्रणाली नियंत्रण, प्रणाली नियंत्रण। पांचवी की बात करें हम आपके समन्वय यानी आपके सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। छठे की बात करें हम आपके नव परिवर्तन, नव परिवर्तन। सातवीं की बात करें आपके नियंत्रण यानी जो काम दिया है उनके ऊपर नियंत्रण भी रखना, शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। एकीकरण यानी सभी को एकजुट रखकर रखना, जितने भी कार्यकर्ता यानी आपके कर्मचारी हैं उनको एकजुट रखना कार्यों के अंदर। नौवां आपका संप्रेषण यानी उनके बीच कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए सभी के बीच, ठीक है। और 10वां कौन सा हो गया आपका? नियोजन। और 11वां कौन सा हो गया आपका? संगठन। और 12 उनको मोटिवेशन करना। तो ये 12 कार्य आपके किसके? शैक्षणिक प्रबंधन की। तो ये 12 का 12 आपको याद होना चाहिए। आप डायग्राम से भी याद कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादातर आपको इंग्लिश में याद करोगे तो आपको बेटर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका शैक्षणिक प्रबंधन का प्रमुख कार्य में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से देखो 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, पोस्ट कॉर्प सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी फ्योल ने, लुथर गुलिक ने, एल.एफ. उर्विक ने या पीटर ड्रकर ने। देखो, पीटर ड्रकर की तो हमने अभी पीछे परिभाषा देखी थी। एल.एफ. उर्विक की पीछे परिभाषा आ चुकी है आपकी, लेकिन लिखी नहीं मैंने, याद कर लेना, दोनों परिभाषाएं पूछी जाती है। हेनरी फ्योल और लुथर गुलिक। देखो, पोस्ट कॉर्प सिद्धांत है ये दिया था आपके लुथर गुलिक ने। किसने दिया था? लुथर गुलिक ने। और यहाँ पर देखो हेनरी फ्योल, इनको जाता है प्रबंधन सिद्धांतों का जनक। इनको क्या बोला जाता है? आपके प्रबंधन सिद्धांतों का जनक, सिद्धांतों के जनक कौन है? हेनरी फ्योल। इन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे दोस्त? 14 सिद्धांत दिए थे। और इन्होंने का एक सिद्धांत कौन सा आपका? इन्होंने कौन सा शब्द दिया था आपका? बताओ भाई। 5 तत्व दिए थे इन्होंने, POCCC। हेनरी फ्योल ने दिए थे आपके POCCC। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा वहां पर कर लेंगे, ठीक है।
लूथर गुलिक, देखो यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखो, आपको समझने वाली बात है। एक तो पूछा जाता है कि पोस्ट कॉर्प सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो लूथर गुलिक ने। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से किसी शब्द का अर्थ पूछ लेगा कि चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर है, इसका क्रम याद कर लेना दोस्तों। क्रम पूछा जाएगा कि चौथे स्थान पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है पोस्ट कॉर्प सिद्धांत के अंदर, तो क्रम पूरा याद होना चाहिए, पी का, ओ का, एस का, डी का। तो डी का अर्थ क्या होता है आपका, वो याद कर लेना। डी का मतलब होता है आपका निर्देशन यानी डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्टिंग। डी का अर्थ है डायरेक्टिंग। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और आपके भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। या ऐसा हो जाएगा कि इन पोस्ट कॉर्प के अंदर एक शब्द दे देगा कि सी का अर्थ क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से 3 शब्द यहाँ से ले लेगा और एक शब्द ले लेगा हेनरी फ्यूल POCC वाले से, वो पूछा जाएगा कि कौन सा पोस्ट कॉर्प के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 क्वेश्चन बनते हैं और चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की संभावना भी है, क्योंकि हर बार किसी भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो चाहे आपकी रीट में, तो पिछली बार जुड़ा है, लेकिन पिछली बार भी आपके हर पारी के सब्जेक्ट में था, आपके हर पारी के सब्जेक्ट में इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार भी इन पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। 2 नंबर की बात है भाई, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का यही होता है विश्लेषण करने से मतलब कि आपको ये चीज़ें पूछी गई है तो कौन सी पारी में क्वेश्चन आए थे, कौन से एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 प्रकार से बनते हैं, तो इनके शब्द रट लेना है एकदम से। तो सीधा क्वेश्चन पहला पूछेगा कि पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत किसने दिया था, तो लूथर गुलिक ने दिया था। देखो लूथर गुलिक के 2 सिद्धांत पूछे जाते हैं, 4 आधार भी बताए थे इन्होंने, वो भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले पोस्ट कॉर्प की बात कर लेते हैं हम, किसकी, पोस्ट कॉर्प। देखो यहाँ पर पोस्ट कॉर्प की बात करें, अवधारणा दी थी किसने दी थी, लूथर गुलिक ने दी थी, ये तो आपको याद हो गया। इंग्लिश में याद करना भाई, P4 क्या था आपका, प्लानिंग यानी नियोजन। स्पेलिंग देख लेना, प्लानिंग, साथ में हिंदी लिख देता हूँ मैं, लेकिन आपको इंग्लिश में याद करना दोस्तों, नियोजन, ठीक है। O4 ऑर्गेनाइजिंग, O4 क्या हो जाएगा आपका, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या हो गया आपका, संगठन। S4 क्या हो जाएगा आपका, स्टाफिंग, S4 क्या हो जाएगा आपका, स्टाफिंग यानी नियुक्ति करना। सॉरी, S4 स्टाफिंग, स्टाफिंग यानी कि नियुक्ति करना, ठीक है दोस्त। इसके अलावा फिर आएगा आपका डायरेक्टिंग, डी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टिंग यानी निर्देश, यानी हो गया आपका निर्देशन, ठीक है दोस्त। और इसके अलावा सी है, सी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, CO का मतलब हो जाएगा आपका को कम्युनिकेशन यानी समन्वय हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेटिंग, समन्वय, ऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय। आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग हो जाएगा, आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग यानी कि आपकी रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग, ठीक है। और बी का मतलब क्या हो जाएगा, बजट, बी का मतलब हो जाएगा आपका बजट, बजटिंग यानी बजट निर्माण करना। तो सारे के सारे शब्द आपको याद होने चाहिए दोस्तों, क्रम भी याद होना चाहिए, इनका अर्थ भी याद होना चाहिए, इंग्लिश भी याद होनी चाहिए आपकी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा देखो ये तो दिया था किसने, ये सिद्धांत किसने दिया था, आपके लूथर गुलिक का सिद्धांत था, ये तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा गुलिक ने विभागों के गठन के 4 आधार बताए, गुलिक ने विभागों के गठन के 4 आधार बताए। क्या आधार कितने बताए आपके, ये भी पूछा जा चुका है कि आधार कितने बताए थे, तो 4, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है। और इनमें से देखो, इनमें से 3 शब्द इनमें से देगा और एक इन 4 में से एक शब्द दे देगा, और इस प्रकार से भी पूछ लेगा। तो 4 शब्द है, 4P सिद्धांत दिया था इन्होंने, कौन सा सिद्धांत, 4P, ये भी याद कर लेना। कितने घटक बताते हैं, 4P सिद्धांत, विभाग गठन को लेकर क्या दिया था, आधार 4P सिद्धांत दिया था, याद कर लेना। तो यहाँ पे देखो 4P यानी 4P कौन कौन से, तो पहला आपका पर्पज, पर्पज यानी उद्देश्य, दूसरा आपका प्रोसेस यानी कि आपकी प्रक्रिया, तीसरा आपका
तीसरा कौन सा जाएगा? पर्सन यानी व्यक्ति, पर्सन यानी व्यक्ति हो जाएगा। और चौथा इन्होंने दिया था आपके, चौथे की बात करें, चौथा पी कौन सा दिया था आपका? प्लेस यानी स्थान, स्थान आ सकता है या क्षेत्र आ सकता है। इंग्लिश में याद करोगे तो बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें याद कर लेना गुल्ली के बारे में। गुल्ली ने विभागों के गठन के 4 आधार बताए थे। 4P सिद्धांत दिया था, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। और पोस्ट कॉर्प की बात कर लेना, प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, रिपोर्टिंग और आपकी बजटिंग, ठीक है। ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। कौन सा एक शब्द पूछ लिया जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखो आ गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा, देखो पूछ लिया गया है। देखो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा शब्द हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित POCC सिद्धांत के सब तत्वों में सम्मिलित नहीं है? इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो याद कर लेना। ये भी आपका परिवेश क्वेश्चन है। नियोजन, प्लानिंग बिल्कुल है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल है। आदेश, कमांड, रिपोर्टिंग नहीं है। देखो रिपोर्टिंग कौन से पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था हमने पोस्ट कॉर पे। ये देखो रिपोर्टिंग, इसका मतलब था रिपोर्टिंग। तो ये किसका सिद्धांत था आपका? लूथर गुल्लिक वाले सिद्धांत में था। कौन से सिद्धांत में था आपके? लूथर गुल्लिक वाले सिद्धांत में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, POCC सिद्धांत किसने दिया था आपके? हेनरी फ्योल ने दिया था। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इन शब्दों का अर्थ, क्रम याद कर लेना, इनका क्रम पूछा जाता है भाई, ठीक है। पी का मतलब प्लानिंग होता है, स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है, यानी कि नियोजन। दूसरा शब्द दे रखा है ओ, और का मतलब वही आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, यानी क्या हो गया आपका? संगठन। सी का मतलब क्या हो गया आपका? कमांड, आदेश। सी का मतलब क्या हो गया आपका दोस्त? कमांड। कमांड, आदेश। और इस सी का क्या हो जाएगा? सेकंड सी का। देखो क्रम याद करना, पहले कमांड आएगा, फिर आएगा आपका कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, कोऑर्डिनेशन यानी क्या जाएगा आपका? समन्वय, ठीक है। और फिर आएगा आपका सी का मतलब कंट्रोल, लास्ट में कौन सा जाएगा आपका? कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, यानी नियंत्रण। तो ये शब्दों के नाम याद होने चाहिए भाई, सभी चीज़ों को आपको याद कर लेना, साथ साथ पूछे जाएंगे। और इन्होंने के बाद हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए थे? 14 सिद्धांत दिए थे। इसी कारण इसको प्रबंधन सिद्धांतों का जनक भी बोला जाता है। हेनरी फ्योल को दोबारा बता देता हूँ, अभी पीछे बताया था मैंने, प्रबंधन सिद्धांत के जनक, सिद्धांत के जनक, ठीक है। कितने सिद्धांत दिए थे इन्होंने? 14 सिद्धांत दिए थे। फर्स्ट क्रेडिट में तो इन 14 सिद्धांतों के बारे में भी पूछा गया था। अभी आपके जो जून में एग्जाम हुई थी ना, तो इन 14 सिद्धांतों में से सिद्धांत पूछे गए थे फर्स्ट क्रेडिट के अंदर, देख लेना आपको। यदि आपके बुकलेट में दिए हुए नहीं है 14 सिद्धांत, वरना तो मैं करवा देता है आपको, लेकिन बुकलेट में जितना मैटर दिया हुआ है उतना ही मैटर करवाएंगे। आवश्यकता है कि आपके सिलेबस में इतना मैटर हो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, थोड़ा जल्दी भी करते हैं, टाइम ज़्यादा ले लिया हमने। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा की संस्थाओं में विद्यालय विकास कोष का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है क्वेश्चन आपका, विद्यालय समितियों से संबंधित लास्ट टाइम पूछा गया था क्वेश्चन। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा की संस्थाओं में विद्यालय विकास कोष का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? राजस्थान शिक्षा अधिनियम 1956, राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958, शिक्षा विभाग नियमावली 1997, या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1960। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत किसका गठन किया गया था? आपके विद्यालय विकास कोष का गठन किया गया था, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत? याद कर लेना, राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत, ठीक है दोस्त। इस विद्यालय विकास कोष के गठन के बाद विद्यालय में शैक्षिक व्यवस्था के सहयोग और मार्गदर्शन हेतु विद्यालय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था। इसके बाद की बात करें, इसके बाद गठन किसका होता है? यदि क्रम पूछ ले तो इसके बाद गठन किया गया था आपके विद्यालय परामर्शदात्री समिति, विद्यालय परामर्शदात्री समिति का गठन हुआ था, ठीक है दोस्तों। और इसका संयोजक यानी बात करें समिति का संयोजक या संस्था प्रधान को बनाया गया था। इसका संयोजक कौन था आपका? संस्था प्रधान। और इसे परामर्शदात्री समिति की बैठक कब होती थी आपकी? इसकी बैठक होती है आपकी प्रतिमा शनिवार को। प्रतिमा कब होती थी आपकी? शनिवार को होती थी।
ये पहले की बातें, जब एसएमएससी नहीं आई थी उससे पहले बात थी। पहले पर एक विद्यालय परामर्श दात्री समिति होती थी, फिर आपके एसएमएससी का गठन हो गया था आपका जब आरटीआई एक्ट 2009 लागू हुआ तब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए आपका क्वेश्चन, राजस्थान में उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में, देखो राजस्थान में उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में एसडीएमसी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया? 1997, 1998, 1999, 2003। बताओ भाई। तो ये क्या गया था आपकी 1999 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब क्या गया था? 1999। और डेट पूछे तो 22 अप्रैल 1999 को एसडीएमसी का गठन किया गया था राज्य सरकार द्वारा। और वही याद करना, नोट लगा के याद करना कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए या प्रारंभिक शिक्षा के लिए, प्रारंभिक लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। प्रारंभिक शिक्षा के लिए गठन, शिक्षा में इसका गठन, किसका गठन आपके? एसडीएमसी का गठन कब हुआ था दोस्त? यह होता है आपके 29 मई 2003 को। सीधा पूछे कि पहले तो देखो उच्च माध्यमिक और जो माध्यमिक विद्यालयों के लिए एसडीएमसी का गठन किया गया था 22 अप्रैल 1999 को। फिर प्रारंभिक शिक्षा में इसका गठन है जो एसडीएमसी है विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया था आपकी 29 मई 2003 को। ठीक है, इसके बाद में आपकी इसको अलग अलग कर दिया गया। प्रारंभिक के लिए एसएमएससी आ गई और आपके उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए कौन सी आ गई? आपकी एसडीएमसी आ गई। तो सबसे पहले बात करें 2003 में सभी के लिए एक ही थी, यानी पहली क्लास के से लेकर 12वीं क्लास तक क्या थी? एक ही समिति थी। उस समिति का नाम क्या था? आपका एसडीएमसी था। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो तो यहीं पे बता देता हूँ। फिर देखो अपना आया था आरटीआई एक्ट 2009। कब आया था आपका? 2009। और इसकी धारा 21 के तहत, धारा 21 के तहत जो प्रारंभिक शिक्षा है ना आपकी कक्षा 1 से 8 तक, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक किसका गठन किया गया? आपके एसएमसी का गठन किया गया, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कर दिया गया। किसके स्थान पर? इसके स्थान पर। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कनेक्ट होगी एक दूसरी की चीज़ें तब आपको ज़्यादा याद होगी। देखो सबसे पहले गठन किया गया था आपके एसडीएमसी का कब? 22 अप्रैल 1999 को, जो किया गया था आपके उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए। फिर प्रारंभिक शिक्षा के लिए गठन किया गया था एसडीएमसी का 29 मई 2003 को। फिर आपका आरटीआई एक्ट 2009 आया तो उसकी धारा 1 के तहत कक्षा 1 से 8 तक कर दिया गया आपके एसएमसी का गठन, यानी विद्यालय विकास या विद्यालय प्रबंधन समिति का, यानी आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन कर दिया गया एसएमएससी का कक्षा 1 से 8 तक के लिए। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कब कब किया गया था? 21 अप्रैल 2010, 21 अप्रैल 2010 याद कर लेना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमएससी के गठन का प्रावधान किस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो आपको आरटीआई एक्ट याद होना चाहिए 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के तहत, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 की धारा 21(1) के तहत, राजस्थान आरटी नियमावली 2011 की धारा 3 के तहत, शिक्षा विभाग नियमावली 1997 की धारा 5 के तहत। बताओ भाई विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया था आपके? बताओ। तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21(1) के तहत। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद कर लेना दोस्तों, नोट लगा के याद कर लेना कि वर्तमान में राजस्थान में 2 प्रकार की प्रबंधन समितियां हैं। राजस्थान में 2 प्रकार की प्रबंधन समितियां हैं, 2 प्रकार की प्रबंधन समितियां हैं। कब अलग हुई थी ये दोनों? 21 अप्रैल 2010 को। कब हुई थी? 21 अप्रैल 2010 को। अब 2 कौन कौन सी है? 2 पहले तो कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक ये कौन सी आपकी? एसएमसी। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और कक्षा 9 से 12 तक, 9 से 12 तक कौन सी हो जाएगी आपकी भाई? एसडीएमसी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कम्युनिटी। यानी कि बात करें अभी कौन सा क्वेश्चन पूछा था? विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति। ठीक है दोस्तों, तो ये कब की हुई थी अलग? आरटीआई एक्ट 2009 के आने के बाद। और 2003 में दोनों एक थी। पहले तो देखो एसडीएमसी का गठन हुआ था 1999 में, 22 अप्रैल 1999 में। फिर बात करें आपकी
29 मई 2003 को प्राथमिक स्कूलों के लिए भी STMC का गठन कर दिया गया। फिर आपका RT एक्ट 2009 आया, इसके तहत आपके 21 अप्रैल 2010 को कक्षा 1 से 8 तक के लिए SMSC का गठन किया गया और आपके कक्षा 9 से 12 तक के लिए STMC का गठन किया गया। ठीक है, दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे शुरुआत से लेकर अब तक गठन तक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMSC से संबंधित राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10 मई 2011 में संशोधन कब किया गया? भाई जो आदेश दिया था आपका राज्य सरकार ने 10 मई 2011 को, इसमें संशोधन कब किया गया? जो SMSC के लिए था यानी विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए था, 10 मई 2015 को, 21 जून 2016 को, 5 जुलाई 2017 को, 15 अगस्त 2016 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 जून 2016 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये संशोधन किसके द्वारा किया गया? संशोधन किया गया था आपके संयुक्त शासन सचिव द्वारा। संयुक्त शासन सचिव द्वारा किया गया। कब किया गया आपके? 21 जून 2016 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का कार्य क्षेत्र किस सीमा तक निर्धारित किया गया है? SMSC का कार्य क्षेत्र किस सीमा तक निर्धारित किया गया है? बताओ भाई। अब देखो, RT एक्ट और नियमावली 2011 और RT एक्ट 2009, जिन दोस्तों ने क्लासें नहीं देखी है तो पहले देख लेना। कार्य क्षेत्र किस में निर्धारित है, कौन से नियम में है, कौन सी धारा के अंदर है, ऐसी धाराएं भी पूछी जा सकती है आपको। तो RT एक्ट 2009 और RT एक्ट 2011 दोनों क्लासें अपनी हो चुकी है, वहाँ पर जाके देख सकते हो आप। तो विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का कार्य क्षेत्र किस सीमा तक निर्धारित किया गया है? संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र तक, विद्यालय में अध्ययनरत बालकों के निवास स्थानों तक, संबंधित ब्लॉक के क्षेत्र तक, केवल शिक्षा विभाग के नियंत्रण क्षेत्र तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विद्यालय में अध्ययनरत बालकों के निवास स्थानों तक ही विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य क्षेत्र या सीमा निर्धारित की गई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्न में से कौन से विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC के उद्देश्य हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार यहाँ से उद्देश्य से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। तो निम्न में से कौन से विद्यालय प्रबंधन समिति SMC के उद्देश्य हैं? पहला दे रखा है आपका विद्यालय के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करना, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना। बिल्कुल, देखो विद्यालय क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करना ये भी आपका है। ठीक है, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना बिल्कुल है। विद्यालय के लिए परिचालन कोष बनाना, विद्यालय के लिए परिचालन कोष बनाना किसका काम है? आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति का काम है, SMSC का काम है। बिल्कुल राइट। दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना, जो दानदाता जैसे भामाशाह होते हैं विद्यालय में दान देते हैं, जैसे कमरा बना दिया, कुछ टंकी के लिए दान दे दिया, तो दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना किसका काम है? आपके विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMSC का प्रमुख उद्देश्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3, 4 चारों आपके कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, उद्देश्य से इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्न में से कौन से व्यक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की साधारण सभा के सदस्य होते हैं? साधारण सभा के सदस्य कौन कौन से होते हैं? ये आपके 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। निम्न में से कौन से व्यक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की साधारण सभा के सदस्य होते हैं? केवल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान नहीं, केवल विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अभिभावक नहीं। देखो, अभिभावक भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, जनप्रतिनिधि भी होते हैं तथा कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है, याद करना दोस्तों कि इस विद्यालय प्रबंधन समिति जो SMSC की साधारण सभा है उसके सदस्य कौन कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं, शिक्षक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं तथा कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की साधारण सभा के सदस्यों से साधारण सभा के सदस्यों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, यह हमें पूछा गया। देखो, सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से वार्षिक शुल्क देना होता है? नहीं, सभी सदस्यों को कोई अनिवार्य रूप से वार्षिक शुल्क देना आवश्यक नहीं है। ठीक है, उनकी मर्जी है, वो स्वेच्छा से चंदा दे सकते हैं। सदस्यों से प्रारंभ से ही निश्चित चंदा वसूला जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं वसूला जाता प्रारंभ से निश्चित। केवल शिक्षक सदस्य ही शुल्क देते हैं? बिल्कुल नहीं देते, यह भी गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका, देखो समझ आता है क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे। तो देखो, सदस्य स्वेच्छा से चंदा दे सकते हैं, परंतु साधारण सभा 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क निर्धारित कर सकती है। बिल्कुल राइट। यदि मान लीजिए कोई चंदा आया ही नहीं तो आपकी जो SMC है वो 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क निर्धारित कर सकती है कि जब तक ये सदस्य रहेगा वार्षिक 2/3 बहुमत के साथ भाई इतना शुल्क इनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो याद रखने वाली ये भी है 2/3 बहुमत, इसको याद कर लेना दोस्तों। सीधा पूछ लिया कि एसएमएससी के वार्षिक सदस्य शुल्क कितना निर्धारित कब किया जाता है, जब कितने बहुमत से निर्धारित किया जाता है, तो 2/3 बहुमत से निर्धारित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एमसीक्यू के माध्यम से बहुत जल्द हो जाता है टॉपिक। निम्न में से किस स्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की सदस्यता स्वतः समाप्त नहीं होती है? आप देखो किस स्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्यता स्वतः समाप्त नहीं होती है, इस नहीं होती वो गोल डायरा कर लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका। देखो सदस्य की मृत्यु होने पर तो स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि सदस्य नहीं रहा तो उसकी सदस्य थोड़ी रहेगी, नहीं रहेगी ना, तो ये तो नहीं हो सकता। त्यागपत्र, यदि सदस्य त्यागपत्र दे दिया तो उसका सदस्य बना थोड़ी रहेगा। त्यागपत्र देने के बाद तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ देने पर यदि विद्यार्थी का जो जिसके माता पिता थे, जिसका जो विद्यार्थी था और उसके जो माता पिता थे उसके सदस्य थे, और उस विद्यार्थी ने विद्यालय छोड़ दिया तो उसके माता पिता फिर सदस्य थोड़े रहेंगे। यानी मान लीजिए माता पिता सदस्य, विद्यार्थी उसका प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। जो माता पिता सदस्य हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी कौन सी स्कूल में होने चाहिए, उसी स्कूल के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि बच्चा छोड़ दिया तो उसके जो माता पिता की सदस्यता है वो भी समाप्त हो जाएगी। निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित रहने पर, जब तक निर्वाचित रहेंगे तब तक तो समाप्त नहीं होगी। यदि निर्वाचित सदस्य समाप्त होगी, यदि नहीं रहे निर्वाचित सदस्य नहीं रहे तब स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक निर्वाचित सदस्य निर्वाचित है तब तक उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त नहीं होगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की साधारण सभा की बैठकों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना इस बार हमें। असत्य कथन कौन सा है? देखो साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या 25% होता है। कितना होता है भाई आपका? 25% होता है। बिल्कुल राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा भी पूछा जा चुका है आपका कि विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठक में कुल कोरम कितना होता है, तो 25%। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो याद करना दोस्तों 25% होता है। ठीक है, 3 दूसरा ऑप्शन दे रखा है अत्यावश्यक बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की अत्यावश्यक बैठक कितने दिन पूर्व सूचना देनी होगी, तो 2 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये भी है। स्थगित बैठक के 7 दिन बाद बिना कोरम के आयोजित की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। स्थगित बैठक 7 दिन बाद बिना कोरम के भी आयोजित की जा सकती है। साधारण सभा की बैठक प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से आयोजित की जाती है। प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से आयोजित नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर याद करना ये गलत तो हो गया है, लेकिन देखो यहाँ पर बैठक की बात पूछी है, तो बैठक देखो आपके 1 वर्ष की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष में जुलाई से मार्च तक कितनी बैठक होनी चाहिए आपकी? 3 बैठक होनी चाहिए। कितनी? 3 बैठक। लेकिन 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य होगी। प्रत्येक माह में 1 बैठक नहीं, 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य होगी। 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य होगी, ये याद रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट बनता है आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के गठन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से हमें असत्य कथन पूछा है। देखो कार्यकारिणी समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं। बिल्कुल, कुल कितने सदस्य होते हैं आपके? 16 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सत्य है आपका। देखो अध्यक्ष कौन होता है आपका? अध्यक्ष कौन होता है कार्यकारिणी समिति का? जो आपके 11 निर्वाचित सदस्य हैं ना, माता पिता एवं संरक्षक, उनमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, कार्यकारिणी में कम से कम 50% महिला होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारी समिति में कितने % महिला होना आवश्यक है, तो कम से कम 50% महिला आवश्यक होना चाहिए। यानी कि 16 सदस्यों में से 8 सदस्य तो अनिवार्य रूप से होगी। 16 में से 8 सदस्य तो अनिवार्य रूप से होगी। तो मोस्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, याद कर लेना दोस्तों। यहीं पर सभी सदस्य केवल शिक्षक वर्ग से लिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, सभी सदस्य केवल शिक्षक वर्ग से नहीं लिए जाते हैं। आपके सदस्य निर्वाचित भी होते हैं, जो माता पिता वगैरह हैं वहाँ से भी निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। देखो 11 तो निर्वाचित सदस्य होंगे, और जिनमें 11 निर्वाचित होंगे उनमें से भी 6 तो क्या होगी आपकी महिलाएं होगी। एक अनुसूचित जाति से होगा, एक अनुसूचित जनजाति से होगा, और एक आपका
CWSN से होगा। तो इस प्रकार से सदस्य चुने जाते हैं आपके। तो केवल शिक्षक वर्ग ही नहीं होता आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखो, माता पिता या सुरक्षित सदस्यों का निर्वाचन 14 अगस्त से पूर्व किया जाता है, बिल्कुल राइट। माता पिता या सुरक्षित सदस्यों का निर्वाचन 14 अगस्त से पूर्व किया जाता है, बिल्कुल राइट, ये भी सत्य है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, देखो आएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ये देखो, कार्यकारिणी समिति के कुल 16 सदस्यों में न्यूनतम कितने प्रतिशत सदस्य माता पिता एवं संरक्षकों में से होते हैं। भाई 16 सदस्यों में न्यूनतम कितने प्रतिशत सदस्य माता पिता या संरक्षकों में से होते हैं? 50%, 60%, 75% या 80%? तो 75%। कितने परसेंट दोस्त? 75% होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50% क्या होगी आपकी? महिलाएं होगी। और देखो 75% कितने सदस्य हो गए आपके? 11 सदस्य हो गए, ठीक है। टोटल 16 होते हैं, तो 75 कितने हो गए आपके? 11 सदस्य हो गए। कुल कितने हो जाएंगे आपके? 11, ठीक है। और इन 11 में से कम से कम 6 क्या होगी आपकी? महिलाएं होगी। यह क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। 11 में से 6 सदस्य कौन से होगी आपकी? महिला होगी। जैसे हमारे विद्यालय में पूरी की पूरी महिलाएं हैं, तो यहाँ पे याद करना दोस्तों, 75% होगी, कुल 11 सदस्य होंगे, और में से कम 6 महिलाएं होगी। कम से कम क्या होगी आपकी? 6 महिलाएं होगी, याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, कार्यकारिणी समिति में माता पिता या सुरक्षक सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष कब तक पूर्ण कर लिया जाता है? 14 अगस्त। अभी देखो कूट आया था एक, अभी देखो कूट किस प्रकार से आप बोलते हो, रिवीजन कैसे होते हैं। देखो ये कूट वाला क्वेश्चन आ गया आपका प्रीवियस ईयर, और ये देखो आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो 14 अगस्त आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। देखो 7 अगस्त 2025 को जारी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशानुसार एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से न्यूनतम कितने CWSN यानी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड सदस्य होना आवश्यक है? कोई नहीं, 1, 2 या 3? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपकी एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में सदस्य कितने हैं आपके? न्यूनतम सदस्य बात करें आपके, जो 11 सदस्य हैं निर्वाचित होते हैं आपके। कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? कुल 11 सदस्य निर्वाचित होते हैं माता पिता वगैरह में से, ठीक है दोस्तों। सदस्य, इन 11 सदस्यों में देखो कम से कम 6 तो महिलाएं होनी चाहिए, कम से कम 6 तो महिलाएं, ठीक है। 6 तो महिलाएं ले गई, ठीक है। एक क्या होना चाहिए आपका इनमें? याद करना, एक होना चाहिए आपका SC से, और एक होना चाहिए आपका ST से, और एक होना चाहिए आपका किसी होना चाहिए आपकी CWSN से। तो इस प्रकार से देखो 6 तो महिलाएं होगी, और एक ST से पूछे तो एक होना चाहिए, SC से पूछे तो एक होना चाहिए, और CWSN से पूछे तो एक होना चाहिए। 9 हो गए, बाकी आपके अन्य हो जाएंगे, आपके अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह उनसे। तो टोटल 11 होते हैं आपके। और कार्यकारिणी परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? वो 16 होते हैं। कितने होते हैं आपके? 16। तो यहाँ पे याद कर लेना, देखो कुल सदस्य, कुल पूछे तो कुल सदस्य, कार्यकारिणी में कुल सदस्य, कुल सदस्य पूछे तो कितने होते हैं आपके? 16। आप देखो इन 16 में से एक तो क्या होता है आपका? देखो एक तो हो जाएगा आपका अध्यक्ष, तो इन 11 में से होगा, इन 11 में से होगा एक अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। जो निर्वाचित आपके 11 हैं सदस्य, उनमें से एक उपाध्यक्ष हो जाएगा आपका। तो अध्यक्ष, और ये तो आप इनमें से हो जाएंगे 11 में से, ठीक है। अध्यक्ष हो गया आपका, और 11 सदस्य लिख देता हूँ मैं, 11 सदस्य पहले। तो 11 में से अध्यक्ष इनमें से चुना जाएगा, उपाध्यक्ष भी इनमें से चुना जाएगा जो निर्वाचित होंगे आपके, ठीक है। याद कर लेना। फिर एक पदेन सदस्य होगा, एक क्या होगा आपका? पदेन सदस्य। तो कितने हो गए आपके? 12 हो गए, ठीक है। और निर्वाचित अध्यापक हो जाएगा एक, निर्वाचित अध्यापक कितना हो जाएगा आपका? एक, निर्वाचित अध्यापक एक हो जाएगा। तो 12 और 1 13 हो गए, ठीक है। और एक पदेन सदस्य सचिव हो जाएगा, एक पदेन सदस्य सचिव। देखो मुझे याद आ रहा है, वो करवा रहा हूँ मैं, है ना। पदेन सदस्य सचिव को गलत ना लिख दो, बता देना। एक वो हो जाएंगे, तो कितने हो गए आपके? 11 1 12 13 14 हो गए। और 2 सदस्य मनोनीत हो गए, 2 सदस्य क्या हो गए आपके? मनोनीत, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके? 16। और इनमें से कुल 11 सदस्य होंगे आपके। एक 11 सदस्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से देखो 6 तो महिलाएं होनी चाहिए, और इन 16 में से 50% क्या होनी चाहिए? महिला, यानी 8 तो महिलाएं होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लेना इस क्वेश्चन को। तो ये इन्हीं से चुने जाएंगे 11 सदस्यों से, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए वगैरह सब, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि MSCWSN, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है।
7 अगस्त 2025 का एक क्वेश्चन है। 7 अगस्त 2025 को जारी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से न्यूनतम कितने CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड के सदस्य होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नवीनतम क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में के गठन में कम से कम कितनी महिलाएं शामिल होना आवश्यक है? देखो गठन की बात करें तो 8 सदस्य होने चाहिए, यानी कि 50%। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखो, कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है और उनका कार्यकाल कितना होता है? देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव तो मैंने पहले बता दिया आपको। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समिति के सभी सदस्यों द्वारा कार्यकाल 1 वर्ष का होता है? नहीं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित, देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से होते हैं, बिल्कुल राइट। और इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, जो जब तक वह सदस्य बने रहते हैं, जब तक सदस्य तब तक। और सदस्य किस प्रकार हटाए जा सकते हैं, जो अपने पीछे क्वेश्चन आया था आपका, उस प्रकार मृत्यु हो जाए, यदि उनका बच्चा विद्यालय छोड़ दे, ठीक है, इसके अलावा आपका कोई अन्य कारण हो जाए। तो यहाँ पर देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो निर्वाचित होते हैं वो आपके माता पिता और संरक्षक सदस्यों में से होते हैं, ठीक है। और कार्यकाल 2 वर्ष का होता है उनका। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है आपका? 2 वर्ष का। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ये पूछा जा चुका है आपका, ये तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसके अलावा कार्यकाल वाला क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, याद कर लें दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए सही निगरानी या अनुवर्ती कर्तव्यों में से शामिल नहीं है? बताओ भाई कौन सा नहीं है? अध्यापकों की उपस्थिति, नियमितता और समय पालन की मॉनिटरिंग करना, ये तो है। यहाँ पर देखो शामिल नहीं है, ये पूछा है, तो ये तो है आपका। माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करना, ये भी किसका काम है आपके? जो एसएमसी जो विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए ये कर्तव्य आपका कि माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करना, यानी विद्यालय की यानी बच्चा है उनका उनकी रिपोर्ट देना समय समय के ऊपर, तो बिल्कुल है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए आपदा राहत या चुनाव कार्यों में अभियांत्रित करना, ये नहीं है आपका कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 6 से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के विद्यालय में नामांकन और सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना भी किसका काम है? आपके एसएमसी का काम है। ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया 2025 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 आपका शामिल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो फिर से विद्यालय कर्तव्यों में शामिल नहीं है। समय समय पर बालकों के स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करना, तो ये तो बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल है। देखो एक क्वेश्चन आपका ये आ गया, एक पीछे वाला क्वेश्चन आया था। ड्रॉप आउट दर पर नजर रखना और सभी बालकों का नामांकन सुनिश्चित करना, यह भी आपका एसएमसी का प्रमुख कार्य यानी कर्तव्य है। अभिभावकों और अध्यापकों के साथ बैठक में रिपोर्ट कार्ड, गृह कार्य और कक्षा कार्य का पर विचार करना, बिल्कुल है। बालकों के निजी कोचिंग और ट्यूशन देने हेतु प्रोत्साहन करना, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से कर सकते थे, जो समझ आता थे कि बालकों को निजी कोचिंग और ट्यूशन देने की प्रोत्साहन थोड़ी करेंगे आपके एसएमसी यानी सरकारी लोग, नहीं कर सकते ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये देखिए, अब ये नियम आपको याद होने चाहिए। बताओ भाई नियमावली के साथ कमेंट के अंदर नियम 3 मैंने क्या बताया था, नियम 4 क्या बताया था, नियम 5 क्या बताया था, नियम 6 क्या बताया था, आपको बताने सारे। मैं तो इस क्वेश्चन को बताऊंगा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करने का प्रावधान किस नियम के अंदर है? तो नियम 3 में है, नियम 4 में है, नियम 5 में है, नियम 6 के अंदर है। सारे के सारे पूछे जा चुके हैं, तो नियम 5 के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए, कार्यकारिणी समिति की बैठक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्यकारिणी समिति की बैठक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, बैठक प्रत्येक माह अमावस्या के दिन आयोजित की जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यकारिणी समिति की बैठक कब की जाती है? प्रत्येक माह की अमावस्या की जाती है। तो ये अमावस्या याद कर लेना, अमावस्या का दिन याद कर लेना, ठीक है। अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस पर होगी, बिल्कुल, तो बिल्कुल सत्य, ये तो आपका सही है दोस्त। सदस्य सचिव अध्यक्ष की अनुमति के बिना एजेंडा में अतिरिक्त बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सदस्य सचिव यानी जो एक अध्यापक होता है, गवर्नमेंट टीचर होता है, उसके अनुमति लेनी ही पड़ेगी एजेंडा के अतिरिक्त बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। यहाँ पर दे रखा देखो बिना, ये बिना शब्द आपको इस कथन को गलत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समिति की अत्यावश्यक बैठक कम से कम 2 दिन सूचना पर बुलाई जा सकती है, बिल्कुल राइट। कम से कम 2 दिन पहले सूचना देनी ही पड़ेगी, अनिवार्य है। बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से या बहुमत से लिया जाएगा, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए कोरम कितने सदस्यों की उपस्थिति से पूरा माना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए कोरम कितने सदस्यों की उपस्थिति से पूरा माना जाएगा? कुल सदस्यों की आधी संख्या, कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या, कुल सदस्यों की दो तिहाई संख्या, सभी सदस्यों की उपस्थिति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। विद्यालय विकास कोष में निम्न में से कौन से स्रोत से राशि शामिल नहीं है? विद्यालय विकास कोष में निम्न में से कौन से स्रोत से प्राप्त राशि शामिल नहीं है? बताओ भाई। तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के तहत प्राप्त राशि। ये तो शामिल है आपकी, बिल्कुल विद्यालय विकास कोष में शामिल होगी। अभिभावकों और नागरिकों के विकास कार्य हेतु प्राप्त अनुदान या सहायता, बिल्कुल राइट, ये भी शामिल होगी। शिक्षक और कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत योगदान, ये शामिल नहीं होगी। शिक्षक और जो कर्मचारी जो व्यक्तिगत योगदान देते हैं वो विद्यालय जो विकास कोष है उसके प्राप्त राशि में शामिल नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सक्षम सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, संस्था, निकाय अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता अनुदान भी किसमें शामिल होगी? आपकी विद्यालय विकास कोष में शामिल होगी, यानी उसका बजट निर्माण वगैरह सब लिखे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। सारी विशेषताओं के जितने क्वेश्चन बनते थे आपके, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस में पूछे गए थे वो सारे के सारे मैंने आज ले लिया आपके। इसके अलावा आपके अभ्यास प्रश्न कलाम ने दे रखे, वो भी देख लेना आप। वो रिवीजन में कर लेंगे, जब मेजर टेस्ट 3 होगा ना उसके रिवीजन में उनकी व्याख्या कर लेंगे सारे ऑप्शनों की। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के सदस्य सचिव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, सदस्य सचिव के संबंध में बताना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है आपका। देखो, सदस्य सचिव समिति से पूर्व अनुमोदन लेकर लिखित इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होता है। बताओ भाई। बिल्कुल होता है अधिकृत, पहला बिल्कुल सत्य है। सदस्य सचिव सभी कार्यालयीय पत्र व्यवहार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होता है, तो बिल्कुल होता है। सदस्य सचिव बिना समिति के अनुमोदन किसी संविदा पर हस्ताक्षर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। सदस्य सचिव विद्यालय की ओर से सभी कार्यों के लिए निर्वहन में अधिकृत होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य है। बिना समिति के अनुमोदन किसी भी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता कौन? सदस्य सचिव। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। विद्यालय प्रबंधन समिति के लेखे जोखे का निरीक्षण कौन कर सकता है? भाई, विद्यालय जो प्रबंधन समिति है उसके जो लेखे जोखे का निरीक्षण कौन कर सकता है? एसएमसी का केवल अध्यक्ष कर सकता नहीं, ये देखो स्थानीय प्राधिकारी भी कर सकता है, राज्य सरकार भी कर सकती है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो निरीक्षण कौन कर सकता है? स्थानीय प्राधिकारी कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एसडीएमसी यानी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति किसके लिए गठित की जाती है? किसके लिए गठित की जाती है? केवल कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के लिए? बताओ भाई। नहीं, केवल विद्यालय भवन के विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के लिए नहीं। जो कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार, विद्यालय भवन के विकास संबंधी कार्यों के संचालन के लिए किसका गठन किया जाता है? आपके एसडीएमसी का गठन किया जाता है कक्षा 9 से 12 तक, और एसएमसी का कक्षा 1 से 8 तक। दोनों में कन्फ्यूज हो जाना। एसएमसी का गठन कक्षा 1 से 8 तक और एसडीएमसी का गठन कक्षा 9 से 12 तक। कब गठन होता है आपका एसडीएमसी का? पहले बताओ भाई। पहले गठन होता है आपका 22 अप्रैल 1999 के अंदर, जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके आरटीआई एक्ट 2009 में धारा 21 के तहत दोनों को अलग किया गया था, यानी एसएमसी का गठन कक्षा 1 से 8 तक और एसडीएमसी का गठन कक्षा 9 से 12 तक, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसडीएमसी की संरचना किसकी गाइडलाइन के अनुसार होगी? भाई, एसडीएमसी जो एसडीएमसी है विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति है की संरचना किसकी गाइडलाइन के अनुसार होगी? शिक्षा विभाग गाइडलाइन करेगा, या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा के अनुसार होगी, जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार होगी, प्रधानाध्यापक के अनुसार? तो ये गाइडलाइन करेगा आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा के अनुसार। तो एसडीएमसी की संरचना किसकी गाइडलाइन के अनुसार होगी? तो रमसा के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं और इनमें अध्यक्ष कौन होता है? तो एसडीएमसी कार्यकारिणी उसमें तो कितने होते थे आपके? एसएमसी तो जो यहाँ पर कर लेना साथ साथ, एसएमसी में तो होते हैं आपके 16, और एसडीएमसी में कितने होते हैं आपके? 20 सदस्य होते हैं, 23 सदस्य, 25 या 22, तो 23 सदस्य। और अध्यक्ष कौन होता है आपका? प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी?
इसके अलावा देखो क्वेश्चन यहाँ पर STMC ये पूछा जाता है कि अध्यक्ष तो ये हो गया आपका, बाकी अभिभावक को SC/ST के कितने 2 प्रतिनिधि हो गए, महिला सदस्य कितनी होगी 2 होगी, अन्य प्रतिनिधि कितने हो गए 2 हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी कभी कोर्ट का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपका कि 23 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। SDMC गठन के बाद कार्यकारिणी सदस्यों की जानकारी सर्वे साधारण के लिए कैसे उपलब्ध कराई जाती है? भाई ये गठन हो गया, इसके अध्यक्ष वगैरह कौन है, तो केवल ईमेल के माध्यम से नहीं, एक बोर्ड पर सभी सदस्यों के नाम लिख दिए जाते हैं, पता लिख दिया जाता है और मोबाइल नंबर लिख दिए जाते हैं। स्कूल के अंदर देखा होगा आपने, लिखा जाता है SM SDMC लिखा जाता है ऊपर, और ऊपर आपके अध्यक्ष लिखा जाता है, फिर उनके सदस्य के नाम लिखे जाते हैं, 23 सदस्यों के नाम, उनके मोबाइल नंबर लिखे होते हैं रेड कलर के अंदर, नीचे पीली पट्टी होती है और बॉर्डर होता है आपका नीला कलर का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। SDMC की साधारण सभा में यदि सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन नहीं हो पाता है तो किस आधार पर सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उपस्थित सदस्यों की बहुमत राय से, अध्यक्ष के निर्णय द्वारा, अध्यक्ष के निर्णय द्वारा नहीं किए जाते, जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर, लॉटरी सिस्टम से नहीं, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही सदस्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विद्यालय योजना की प्रगति कितनी अवधि में साला दर्पण पर अपलोड और नोटिस बोर्ड पर चस्पा दी जाती है? बताओ भाई। प्रत्येक माह, प्रत्येक 2 माह, प्रत्येक 3 माह, प्रत्येक 6 माह। तो प्रत्येक 3 माह के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक का कोरम और सदस्य सूचना देने की अवधि क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है दोस्त। तो देखो, कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक यानी जो आपकी SDMC है उसकी कार्यकारिणी समिति है, उसकी बैठक की मासिक कोरम और सदस्य सूचना कितनी है? कोरम की 25% 1 सप्ताह पूरा है, कोरम की 50% 2 सप्ताह पूरा है, कोरम 75% सदस्य 3 सप्ताह पूरा है, कोरम 50% सदस्य ये सूचना 1 सप्ताह पूरा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा कोरम 50% सदस्य, सूचना 2 सप्ताह पूरा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये देखिए, विद्यालय भवन उपस्थिति समिति। देखो, विद्यालय भवन उप समिति स्कूल बिल्डिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष कौन होता है? 4 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक होता है। 5 सदस्य, अध्यक्ष प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक। 5 सदस्य, अध्यक्ष पंचायत या स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि। 6 सदस्य, अध्यक्ष अभिभावक प्रतिनिधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विद्यालय भवन उप समिति का अध्यक्ष कौन होता है आपका? वो होता है आपका 5 सदस्य होते हैं और प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीधे ये भी पूछ लिया जाता है कि विद्यालय उप भवन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि विद्यालय भवन उप समिति में अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालय शैक्षिक उप समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक प्रतिनिधि होता है, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक होता है, मुख्य शिक्षक या हेड टीचर होता है, या विद्यार्थी प्रतिनिधि होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्यालय शैक्षिक उप समिति में भी सदस्य कितने होते हैं आपके? 5 ही होते हैं। इसमें भी कितने सदस्य होते हैं? तो कुल कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। याद कर लेना, उप समिति में कितने होते हैं आपके? 5। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। क्या क्वेश्चन दिया हुआ आपका? देखो, शैक्षिक उप समिति के निम्न में से कौन से कार्य? शैक्षिक उप समिति के निम्न में से कौन से कार्य है? शैक्षिक गतिविधि की कार्य योजना निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन, बिल्कुल शैक्षिक उप समिति कार्य है। शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु समयबद्ध कार्य योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन, ये भी बिल्कुल है। मासिक या त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा एवं फॉलोअप कार्रवाई हेतु सुझाव, बिल्कुल ये भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके दायित्व से, कोर्ट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, दायित्व से। दायित्व हो गया, उद्देश्य हो गया, यहाँ से क्या क्वेश्चन दे रखे? देखो, निम्न में से कौन से SMC स्कूल यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के उद्देश्य या दायित्व है? तो समुदाय को बाल अधिकारों और विद्यालय माता पिता अभिभावक एवं शिक्षक के कर्तव्यों की जानकारी देना, बिल्कुल SMC का दायित्व है। कक्षा 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों का विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना, यह भी आपका SMC का प्रमुख कार्य दायित्व या उत्तरदायित्व है। विद्यालय की आय व्यय का नियमित लेखा जोखा रखना और अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से नियमानुसार उपयोग करना, बिल्कुल राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन।
ये आपके एसटीएमसी का आ गया। पहले एसएमसी के दायित्व देखिए, अब आपके एसटीएमसी के दायित्व का क्वेश्चन आ गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपका, देखो निम्न में से कौन से एसटीएमसी यानी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी के दायित्व है प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई से पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करना। बिल्कुल राइट, 31 जुलाई से पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करना बिल्कुल कार्य है। ड्रॉप आउट दर 2.5% से नीचे लाने हेतु कार्य योजना बनाना बिल्कुल राइट। योजना की प्रगति प्रत्येक 3 माह में साला दर्पण पर अपलोड कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा देना बिल्कुल राइट। देखो बार पीछे क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन आपका पीछे वैसे पूछा जा चुका है। मैंने बताया था साला दर्पण में कितने माह में के रिपोर्ट अपलोड कर दी जानी चाहिए, तो 3 माह के अंदर। जो क्वेश्चन आ गया ना कि कोर्ट का भी, तो केवल 1 2, केवल 2 3, 2 केवल 1 3 उपयोग सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, और आपके एसएमसी और एसटीएमसी के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे हो गए दोस्तों। इन्हीं खतरों में से क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और जो सीधा पूछा जाता है वो मैंने बता दिया। निम्न में से कौन से एसटीएमसी यानी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित दायित्व है? वित्तीय प्रबंधन से संबंधित दायित्व है बैंक खाते से लेन देन, अध्यक्ष और सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से करना बिल्कुल। RMSA के खाते में प्राप्त राशि का रिकॉर्ड संधारण करना बिल्कुल राइट। समिति अपने कोष का उपयोग रेकरिंग एवं नॉन रेकरिंग मदों में नियमानुसार करना बिल्कुल राइट। तो तीनों कथन आपकी बात करें दायित्व है आपके किसके, एसटीएमसी के जो वित्तीय प्रबंधन है उससे संबंधित उत्तरदायित्व है। तो राइट आंसर देखो केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके एसएमसी एसटीएमसी से संबंधित क्वेश्चन थे, विद्यालय प्रबंधन समितियों से संबंधित क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे, आपके कितने क्वेश्चन सही है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी सी भाषा का हो सकता है फर्क, क्योंकि थोड़ा सरल बनाने की कोशिश की गई इंग्लिश से हिंदी में। बाकी सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। कुछ आपके सीटी क्वेश्चन थे जो फर्स्ट ग्रेड में हमें दी गई थी, सीटी जो फर्स्ट ग्रेड के दौरान लाइब्रेरी बैच के दौरान जो सीट दी गई थी वहाँ की कुछ क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिए। तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे बहुत ही अच्छे से, आपको शानदार क्वेश्चन इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, क्योंकि हमें भी इन्हीं से मिल गए थे सारे क्वेश्चन। और बाकी ये चीज़ और है, आपके अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं आपके बुक के अंदर। अभ्यास प्रश्न में मेजर टेस्ट 1 से जो 3 होगा आपका मेजर टेस्ट, जो आपका इसके अंदर सारे रिवीजन टेस्ट होगा, तो उनसे पहले कर लेंगे ताकि आपका एक बार रिवीजन और हो जाए पूरी के पूरा, और फिर एक फाइनल टेस्ट से पहले कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। इसकी पीडीएफ अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। और क्लास को जिन दोस्तों ने शेयर नहीं किया वो शेयर कर देना, लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।